जीना उतरते हुए मैं बाग में, जो कि पिछली ओर था, एक जवान लड़की को झूला झूलते हुए देखा। एक दिन अजीब संयोग हुआ। मैं नाइट क्लासेस लेने के बाद कॉलेज की पिछली तरफ से घर जाने के लिए निकला तो उसी लड़की को कॉलेज के पार्क में टहलते हुए देखा, जो मुझे अपने कमरे की खिड़की से झूला झूलती हुई नजर आती थी। मैं अनजाने तौर पर उसकी तरफ बढ़ा। हेलो, क्या हो रहा है? कल तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैंने पूछा। कहीं नहीं, बस मैं नहीं चाहती थी कि कॉलेज का स्टाफ मुझे यहाँ तुम्हारे साथ देखकर कोई गलत राय कायम करे। तुमने अब तक अपना नाम नहीं बताया। डोना केटर, ये नाम है मेरा। उस दिन हम हार्ड नोज रेस्तरां में चिकन बर्गर खाने गए। रेस्तरां लगभग खाली था। मैंने 2 बर्गर्स का ऑर्डर दिया तो वेटर ने विस्मय से, एक बार चांदनी रात में मिसिसिपी नदी के किनारे टहलते हुए मैंने यूं ही डोना से उसके गुलूबंद के बारे में पूछ लिया कि आखिर इतनी खूबसूरत गर्दन के गिर्द वह गुलूबंद क्यों पहने रहती है। डोना काफी देर तक मुझे टालती रही, फिर मुस्कुराकर उसने गुलूबंद उतार दिया और पलक झपकते ही सर्दी की एक तीव्र लहर मेरे पूरे वजूद में प्रवेश कर गई। ऐसा लगता था जैसे उसकी गर्दन काटकर फिर से जोड़ी गई हो और अब भी खून उसके गिर्द जमा हो। डर गए ना? यह घटना अमरीकी राज्य आयुआ के डेविनपोर्ट शहर की है। ये एक कम आबादी वाला शहर है, किंतु इसकी खूबसूरती बेमिसाल है। इसके आसपास का क्षेत्र जौ, मकई और चावल की फसलों के कारण प्रसिद्ध है। चारों ओर खूबसूरत खेतों खलिहानों ने इस नगर को घेर रखा है। एक लेक्चरर की हैसियत से मेरी नियुक्ति इसी शहर के कॉलेज में हो गई। मैंने अमेरिका में ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी और वहाँ नौकरी भी मिल गई थी। तब मैंने सोचा कि पहले अच्छी तरह सेट हो जाऊं तो अपने देश में जाकर अपनी मंगेतर को ब्याह लाऊं ताकि मेरी तन्हाई दूर हो सके। खाने के बाद चहलकदमी करना मेरी आदत थी। टहलने के लिए घर से निकल जाता था। रोजाना की तरह उस रोज भी मैं टहलने के इरादे से निकला तो अपने मकान मालिक से मिलने चला गया। मैंने एक कमरा किराए पर लिया हुआ था। अधेड़ उम्र का मालिक मई उम्र की बीवी के साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। जीना उतरते हुए मैं बाग में, जो कि पिछली ओर था, एक जवान लड़की को झूला झूलते हुए देखा तो ख्याल आया कि शायद मकान मालिक के यहाँ कोई मेहमान वगैरह आए होंगे। उस दिन के बाद मैंने अक्सर उस लड़की को अपने कमरे की खिड़की से झूला झूलते हुए देखा। वह भी मुड़कर मुझे देखती तो मैं मुस्कुरा देता। जवाब में वह भी मुस्कुरा देती। मैंने बहुत कोशिश की कि मकान मालिक से उस लड़की के बारे में पूछूं, मगर हिम्मत नहीं हुई। अमेरिका में वैसे तो लड़कियों से दोस्ती को बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन मैं इन बखेड़ों में फंसना नहीं चाहता था। साहिरा मेरी मंगेतर ही नहीं, मेरी पसंद भी थी और मैं जल्दी से जल्दी उसे ब्याह लाना चाहता था। जिंदगी एक रूटीन के अधीन गुजर रही थी। सप्ताहांत पर हम दोस्त कुछ गैदरिंग आदि रख लेते थे। एक दिन अजीब संयोग हुआ। मैं नाइट क्लासेस लेने के बाद कॉलेज की पिछली तरफ से घर जाने के लिए निकला तो उसी लड़की को कॉलेज के पार्क में टहलते हुए देखा, जो मुझे अपने कमरे की खिड़की से झूला झूलती हुई नजर आती थी। मैं अनजाने तौर पर उसकी तरफ बढ़ा। हेलो, क्या हो रहा है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। बस ऐसे ही, ताज़ी हवा का लुत्फ ले रही थी। लेकिन इस समय और यहाँ पर, हाँ, मुझे तन्हाई पसंद है। ओह, फिर तो मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, मैं आपके साथ ज़्यादा एंजॉय करूंगी। उसने पलकें उठाकर मुझे देखा तो मैं एक लम्हे को चकरा गया। उसकी गहरी नीली आंखें हद से ज़्यादा रोशन थीं, मगर उसका चेहरा मुझे बेहद उदास लगा। फिर भी मैं उसकी आंखों के जादू में डूबने लगा। वह धीरे से मेरी तरफ बढ़ी। तभी पीछे से आवाज़ आई, नदीम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने पीछे मुड़कर देखा। ये कॉलेज का नाइट क्लीनर था। नाइट क्लीनर को देखकर लड़की तेजी से बाहर निकल गई। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं भी सिटपिटाकर बाहर निकल आया, लेकिन बाहर उस लड़की का नामो निशान नहीं था। घर पहुंचकर भी मेरे जहन में उस लड़की की रोशन आंखें और उदास चेहरा छाया रहा। आखिर इस समाज का हिस्सा होते हुए भी वह इतनी अकेली क्यों है? यहां तो इस उम्र की लड़कियां बॉयफ्रेंड्स के बिना रह ही नहीं सकती। ये सोच सोच कर मैं थक गया तो उसका ख्याल जहन से झटक कर सोने की कोशिश करने लगा। अगले रोज मुझे रात को वापसी पर वह फिर नजर आई तो मैं बेइख्तियार उसकी ओर चल पड़ा। कल तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैंने पूछा। कहीं नहीं, बस मैं नहीं चाहती थी कि कॉलेज का स्टाफ मुझे यहाँ तुम्हारे साथ देखकर कोई गलत राय कायम करे। तुमने अब तक अपना नाम नहीं बताया। डोना केटर, ये नाम है मेरा।
उसने बताया। तो क्या तुम एमेट इरविन केटर की बेटी हो? मैंने अपने मालिक नाम लिया। हाँ, वह धीरे से बोली, लेकिन पहले तो तुम कभी नजर नहीं आई। मैं पिछले ही हफ्ते रॉक आइलैंड से आई हूं। उसने करीबी शहर का नाम बताया। अच्छा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, क्यों नहीं। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसने खुश होकर थाम लिया। तुम्हारे यहाँ पर दोस्त क्यों नहीं है? मैंने पूछा। मुझे यहाँ के लोग पसंद नहीं हैं। सबके सब खुदगर्ज, मतलबी और धन के लोभी बन गए हैं। उसके बाद मैं और डोना गहरे दोस्त बन गए। हम हर जगह साथ जाते, लेकिन वह कहीं भी जाते समय रात का समय ही देती थी। तुम हर जगह रात के समय जाना क्यों पसंद करती हो? एक बार मैंने पूछ ही लिया। रात मुझे बड़ी पुरसुकून लगती है। वैसे भी मुझे हंगामे और हजम पसंद नहीं है, उसने जवाब दिया। मैं खामोश हो गया। एक दिन ऐसी बात हुई जिसने मुझे चिंता में डाल दिया। उस दिन हम हार्ड नोज रेस्तरां में चिकन बर्गर खाने गए। रेस्तरां लगभग खाली था। मैंने 2 बर्गर्स का ऑर्डर दिया तो वेटर ने विस्मय से देखा। जब मैं डोना से बातें करने के साथ साथ बर्गर से आनंदित हो रहा था, तब भी वह मुझ विस्मय से देख रहा था। आखिर हम ऐसी कौन सी अनोखी बात कर रहे हैं कि ये वेटर हमें बार बार चेक कर रहा है? मैंने डोना से सरगोशी की। मैं और तुम एक साथ, ये बात तो अनोखी ही है ना? डोना ने रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहा, जो बात मुझे बहुत बुरी लगी। एक बात और थी, जब कभी हम बाहर जाते और रात को देर से वापस आते तो डोना मुझे हमेशा उस वक्त तक शुभ रात्रि न कहती जब तक मैं अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल नहीं हो जाता था। मैंने उसे उसके घर में दाखिल होते हुए कभी नहीं देखा था। एक बार चांदनी रात में मिसिसिपी नदी के किनारे टहलते हुए मैंने यूं ही डोना से उसके गुलूबंद के बारे में पूछ लिया कि आखिर इतनी खूबसूरत गर्दन के गिर्द वह गुलूबंद क्यों पहने रहती है। डोना काफी देर तक मुझे टालती रही। फिर मुस्कुराकर उसने गुलूबंद उतार दिया और पलक झपकते ही सर्दी की एक तीव्र लहर मेरे पूरे वजूद में प्रवेश कर गई। ऐसा लगता था जैसे उसकी गर्दन काटकर फिर से जोड़ी गई हो और अब भी खून उसके गिर्द जमा हो। डर गए ना? डोना की आवाज मुझे फिर से होश की दुनिया में घसीट लाई। नहीं तो, लेकिन बेहतर है कि यह गुलूबंद पहन लो। मैंने खुश्क होते हुए अपने होंठों पर जुबान फेरी। दरअसल हाल ही मेरा ऑपरेशन हुआ था। जख्म तो भर गया है, लेकिन उसका निशान अभी तक बाकी है। इसीलिए मैं गुलूबंद इस्तेमाल करती हूँ, वरना लोग तुम्हारी तरह भयभीत हो जाएं। उसने विवरण बताया तो मैं शर्मिंदा होकर खामोश हो गया। डोना मुझे कभी सुबह के समय नहीं मिलती थी। उसके कथनानुसार वह किसी कंपनी में नौकरी करती थी। जब शाम के साए ढलने लगते थे तो वह मुझसे मिलने आया करती थी। अक्सर घर में आकर वह कॉफ़ी आदि बना देती और मेरी अस्त व्यस्त हुई चीज़ों को करीने से लगा भी देती थी। वह मेरे सभी काम की आत्मीयता से किया करती थी। सच्ची बात तो ये है कि वह जब भी मेरे काम करती उस समय बड़ी अपनी सी लगती थी। कल दोपहर में हम पजाहट होटल में लंच करेंगे, क्या ख्याल है? जब वह वापसी के लिए दरवाजे तक आई तो मैंने कहा नहीं। वह सर्द लहजे में बोली, लेकिन क्यों? मैं हैरान हुआ, क्योंकि वह होटल पजाहट को बहुत पसंद करती थी। अगर मुझसे दोस्ती कायम रखना चाहते हो तो मुझसे कभी दिन में मिलने के लिए मत कहना। नहीं मेरे माँ बाप के बारे में कभी कुछ पूछना, वरना वह हमारी दोस्ती का आखिरी दिन होगा। यह कहकर वहां से बाहर निकल गई। उसने आखिर ऐसा क्यों कहा? ये वह तेजी सोचते सोचते मेरा सिर दुखने लगा तो मैं दोबारा चाय बनाने लगा। डोना सिर्फ मेरी दोस्त ही नहीं, बल्कि हमदर्द और महबूबा भी बन गई थी। जब तक मैं उससे मिल न लेता मेरा दिन मुकम्मल न होता था। अगले दिन वह न मिली तो मैं एक अजीब हालत में बेचैन रहा। सोचा कि उसके घर जाकर ही मालूम करूं। उसका घर नीचे ही तो था। फिर सोचा कि कहीं वह मेरी इस बात का बुरा न मान जाए। 2 दिन बाद वह मिली तो मैं बड़ी बेताबी से उससे मिला और बड़ी गर्मजोशी से उसके दोनों हाथ थाम कर अपने हाथों में ले लिए। लेकिन अगले ही पल मैंने घबरा कर उसके दोनों हाथ छोड़ दिए। उसके हाथ बर्फ की तरह बेहद ठंडे थे। लगता है बहुत बेकरार थे मुझसे मिलने के लिए। उसने मुस्कुराकर पूछा, हाँ, लेकिन तुम गर्म कपड़े क्यों नहीं पहनती हो? मैंने उसके सर्द हाथों का तसव्वुर करते हुए पूछा। अब उसकी जरूरत जो नहीं रही, वह फुसफुसाते हुए स्वर में बोली। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मैं न समझने वाले अंदाज में
उसके मुंह की तरफ देखने लगा। डोना, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात कहनी है। मैंने मन ही मन कुछ शब्द तरतीब दी, क्योंकि मैं जानता था कि जो शब्द मैं कहने जा रहा हूं वह एक आम अमेरिकन लड़की के लिए बेहद मामूली थे, लेकिन डोना एक अलग तरह की लड़की थी। वह मेरे शब्दों का बुरा भी मान सकती थी। उस समय भी हम रात के अंधेरे में पार्क के एक कोने में ठंड से ठिठुरते हुए बैठे थे। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि हम गर्म कमरे में हीटर जलाकर भी तो बैठ सकते थे, लेकिन डोना को खुला हुआ वातावरण पसंद था। उस समय वह मज़े से आंखें बंद की बैठी थी और मैं उसके चेहरे के भावों को पढ़ने में मग्न था। हाँ, कहो, क्या कहना चाहते हो? उसने आंखें खोलते हुए पूछा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह कहकर मैं उसकी आंखों में देखने लगा, जिनमें अब मोहब्बत की जगह शोले दहक रहे थे। तो आखिरकार तुम भी एक सामान्य मर्द निकले, अपनी तमन्नाओं और ख्वाहिशों के गुलाम। नदीम अहमद, मैं तुम्हें गलत समझी। तुम अब इस देश की कल्चर के हिस्सा बन चुके हो। बस अब आइंदा से मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। यह कहकर वह तेजी से उठी और अपेक्षाकृत एक अंधेरे कोने में गायब हो गई। अब डोना मेरे लिए एक रहस्यपूर्ण हस्ती का रूप धारण कर चुकी थी। आखिर मैंने उसे सिर्फ शादी की पेशकश ही तो की थी। अपनी मंगेतर साहिरा को भुलाकर मैं उसकी जुल्फों का कैदी होने लगा था, और वह इस मामूली सी बात पर नाराज हो गई थी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं कल ही मी केटर से मिलकर बात करूंगा कि डोना इतनी जज्बाती क्यों रहती है। उसके बाद मैं भी पार्क से निकलकर अपने कमरे की ओर चल पड़ा। कमरे में पहुंचकर मैंने सबसे पहले हीटर ऑन किया, फिर बिजली की केतली ऑन करके अपनी मेज पर आ बैठा। मेज पर कई दिनों की डाक जमा थी। एक पत्र मेरी अम्मी का भी था, जिसमें उन्होंने हमेशा की तरह जल्दी से जल्दी घर लौट आने और फिर शादी करने की ताकीद की थी। उस पल मुझे स्वयं पर बहुत गुस्सा आया कि मैं अपनी सच्ची मोहब्बत को भुलाकर वक्ती भावनाओं का सहारा तलाश करने क्यों निकल पड़ा था। मैंने जल्दी ही अपने वतन को वापस लौटने का इरादा कर लिया और आश्वस्त हो गया। केतली ने सीटी दी तो मैं उठकर किचन में आ गया और यह देखकर विस्मय में डूब गया कि डोना किचन काउंटर से टेक लगाए खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थी। दरवाज़ा तो मैंने अंदर से लॉक कर दिया था, फिर ये अंदर कैसे आ गई? सोचा, फिर मेरे दिमाग ने दलील दी, इसके पास मेरे कमरे की दूसरी चाबी जरूर होगा, तो मकान मालिक की बेटी ही। तुम इस वक्त यहाँ कैसे? मैंने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए पूछा। तुमसे एक बदला चुकाना था, वह बेहद तल्ख आवाज में बोली। तुम एशियाई मर्द यहाँ आते हो अपने मकसद यानी यहाँ की नागरिकता हासिल करने के लिए, यहाँ की लड़कियों के साथ शादी का नाटक रचाते हो और फिर अपनी वफादारियां बदल लेते हो। इतना सस्ता समझ लिया है तुमने हम लोगों को। मैं तुम जैसे बेवफा आदमी को कभी माफ नहीं कर सकती। तुम भी अपनी मंगेतर से बेवफाई करके यहाँ अपना मतलब निकालने के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन अब मैं किसी के लिए सीढ़ी नहीं बन सकती। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, कहकर उसने किचन काउंटर पर पड़ा तेज धारदार चाकू उठाया और तेजी से मेरी ओर झपटी। अगर मैं उस समय फुर्ती न दिखाता तो यकीनन वह मेरे सीने में चाकू उतार चुकी होती। डोना, क्या तुम पागल हो गई हो? होश में आओ बेवकूफ लड़की, मैं बेवफा नहीं है, मैंने चिल्लाकर कहा। लेकिन इतनी देर में उसने बड्ढी फुर्ती से मेरी बांह को छेद डाला। फिर भी यह समझाता रहा, मेरा यकीन करो डोना, मैं बेवफा नहीं। न जाने कौन सी भावना के अधीन है, शादी करने का ख्वाहिशमंद हो गया था। मैं जल्दी ही अपने वतन जाकर अपनी मंगेतर लाना चाहता हूँ। यह सुनकर डोना पीछे हट गई और बोली, यही तुम्हारे हक में बेहतर भी है। इसके बाद वह मुड़ी और तेजी से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। पागल लड़की, कहकर मैं तेजी से अस्पताल की तरफ चल पड़ा। मेरी बांह से तेजी से खून बह रहा था और उस समय मुझे डॉक्टरी सहायता की बेहद आवश्यकता थी। मरहम पट्टी करवाने के बाद जब मैं घर लौटा तो सुबह के आसार प्रकट हो रहे थे। नमाज अदा करके मैं अपनी जिंदगी बच जाने पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए बिस्तर में जा घुसा। अगली सुबह जागकर मैंने चाय की प्याली हलक से उतारी और अपने मालिक दरवाजे पर पहुंच गया ताकि उन्हें उनकी बेटी के कारनामे से आगाह करूं। दस्तक देने पर माई केटर ने दरवाज़ा खोला और मेरी बांह पर पट्टी बंधी देखकर मुझे अपने घर के अंदर ले गए। ओह गॉड, ये सब कैसे हा? मिसेस केटर ने बड़ी हमदर्दी से मेरी बांह को छुआ। यही सब कुछ तो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, मैंने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा।
और पूरी कहानी सुनाने के बाद उनको सलाह दी, एमी, केटर, मेरे ख्याल में आपको डोना के सिलसिले में किसी अच्छे मनोरोग विशेषज्ञ से मशविरा करना चाहिए। वह किसी के लिए भी खतरा बन सकती है। वह इलाज की हद से दूर निकल चुकी है, माय बॉय। मी केटर ने सिगार का कश लेते हुए गंभीर स्वर में कहा, डोना को इस दुनिया से गए हुए 5 साल व्यतीत हो गए हैं और इन 5 सालों में तुम तीसरे व्यक्ति हो जो उसका शिकार हुए हो। मियाँ केटर ने रहस्योद्घाटन किया, डोना इस दुनिया में नहीं है। उसके सर्द हाथों का ख्याल आते ही सर्दी की एक तीव्र लहर मेरे समूचे जिस्म को कपा गई। क्या कह रहे हैं आप? मेरे शब्द मेरे कंठ में अटकने लगे। हाँ, 5 बरस पहले तुम्हारा एक देशवासी हमारा किराएदार था। डोना उससे मोहब्बत करने लगी थी। दोनों की शादी भी हो गई, किंतु कुछ ही दिनों बाद दोनों के बीच मतभेद जन्म लेने लगे। अक्सर दोनों में किसी न किसी बात को लेकर तकरार होती रहती। एक दिन उनका झगड़ा इतनी शिद्दत अख्तियार कर गया कि पति ने गुस्से में उसे चाकू से जिबह कर डाला और फरार हो गया। तब से शायद उसकी बेकरार आत्मा हर नौजवान से बदला लेने को बेचैन रहती है। तुम खुशकिस्मत हो कि किसी बड़े नुकसान से महफूज रहे हो। हम तो समझते थे कि शायद डोना की बेकरार आत्मा को करार आ गया है, तभी तुमने पहले कोई शिकायत नहीं की थी। वरना तुमसे पहले तो यह आलम था कि अगर कोई अकेला नौजवान कमरा किराए पर लेता तो वह यहाँ 1 हफ्ता भी मुश्किल से ठहर पाता था। बेहतर है तुम यह अपार्टमेंट खाली कर दो ताकि अब हम इसे सील कर दें। ये कहकर मी केटर अपने आंसू पोंछने लगे। मेरी हालत तो ऐसी थी कि काटो तो बदन में खून ना हो। मैं डरता हुआ अपार्टमेंट में आ गया और अपना सामान पैक करने लगा। तो क्या वह डोना की प्रेतात्मा थी जिसे मैं प्यार करने लगा था? क्या वह प्रेतात्मा मुझसे मोहब्बत करने लगी थी? मैंने स्वयं से प्रश्न करते हुए पैकिंग शुरू कर दी। मैंने निश्चय कर लिया, जल्द से जल्द अपने वतन लौट जाऊंगा। जब तक मेरी हवाई जहाज की सीट कंफर्म नहीं हो जाती, तब तक का समय अपने किसी मित्र के घर पर ठहर कर गुजार लूंगा। जब मैं अपना सामान लेकर बाहर निकला तो मैंने जीने की आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते हुए पीछे मुड़कर देखा। मुझे लगा जैसे डोना कमरे की खिड़की से मुझे हाथ हिलाकर खुदा हाफिज कह रही है। उस समय उसकी गहरी नीली आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने भी बेइख्तियार होकर उसकी तरफ विदाई सूचक हाथ हिला दिया और भारी कदमों से सड़क पर आ गया। फिर यह सोचते हुए कि क्या मेरे प्रियजन और दूसरे लोग मेरे साथ घटने वाली इस घटना पर यकीन कर पाएंगे, मैं आगे की ओर बढ़ने लगा। चलते समय भी मेरे दिमाग में यही बात रहकर घुमड़ रही थी कि क्या मेरे मित्र और प्रियजनों को मेरी बांह पर बना जख्म का यह निशान यह यकीन दिला सकेगा कि यह एक ऐसी अतृप्त आत्मा की निशानी है जिसके साथ बेवफाई की गई थी।